Welcome to another episode of Chai with Chawla. Grab your favorite cup and let's get talking. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो चाय विद चावला में। आज हमारे साथ हैं सुनीता कयाल रानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे शो में। मैडम हमारी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और आसनसोल से हैं। तो मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई? एक्चुअली मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। जब 2002 में मोदी जी सीएम बने थे तब से मैं उनको फॉलो करती हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जब 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने जी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए जी। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं 2018 में बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीति करना बहुत आसान नहीं था हमारे लिए। जी। हम विरोधी पार्टी थे हाँ, पर उस टाइम पे हम विरोधी थे, पर आज हम सत्ता में हैं। जी। पर फिर भी मुझे जुनून था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि मोदी जी भी काफी विरोधी सिचुएशन के बाद उभर कर देश के में को इतना आगे बढ़ा पाए और प्रधानमंत्री बन पाए। उनके लिए भी रास्ता आसान नहीं था, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके ही मैं राजनीति में 2018 बंगाल भाजपा को मैंने ज्वाइन किया। आप 2019 में आए, 2019 में आपने ज्वाइन किया भाजपा। 15 साल सरकार जो थी ममता बनर्जी जी, तो आपको क्या लगा कि आप इतने कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है? खड़ा होने का तो ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ दिखना भी बहुत मुश्किल था। पर क्या है कि हमारा मोटिव जो था कि किसी भी हाल में हमें भाजपा को लाना है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो उनकी जन्म स्थल है, वहीं पर अगर हम भाजपा को नहीं ला पाते हैं तो हमारा भाजपा करना ही बेकार है फिर। तो आपका करियर शुरुआत कैसे हुआ? मतलब आप इसके अलावा क्या आपके माइंड में रहा? आपने शुरुआत कैसे की? आपको किसी ने कहा कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो? नहीं, किसी ने नहीं। मैं इंस्पायर होके, मोदी जी से इंस्पायर होके मैंने ज्वाइन किया। मुझे किसी ने कहा नहीं था, मैं खुद से अपनी मेरी इच्छा जगी कि मुझे भी भाजपा करना चाहिए और कुछ ऐसा करना है कि मैं भी अपने बंगाल, अपने राज्य के लिए कुछ कर पाऊँ। तो आज कलकत्ता में आपकी सरकार है जी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही आज़ादी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ था, बट बंगाल अभी 4 मई को आज़ाद हुआ। और सारे लोगों को आप जिनसे भी पूछेंगे रास्ते चलते, सबका एक ही कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है वो पता नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा है और हमें आज़ादी वाली फीलिंग आ रही है एक। और खासकर मैं एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते बंगाल में और भी अच्छा फील आ रहा है भाजपा आने से, क्योंकि वहाँ महिलाएं सेफ नहीं थी। जी, अभी आपको लगता है सब एकदम बढ़िया है? अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है। जी। तो आप क्या बनना चाहती हैं? आपके माइंड में क्या है कि आप कलकत्ता में रहकर सेवा क्या करना चाहती हैं? देखिए, मिशन तो बहुत सभी का बहुत बड़ा होता है, पर देखते हैं आगे कैसे क्या कर पाते हैं। तो अभी आप किस उस पर लड़ रही हैं? आपने किस तरह का? अभी तो मैं इसके पहले काउंसलर इलेक्शन मैंने लड़ा था 2022 में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वार्ड नंबर 92 से। अब आगे पार्टी मुझे जो भी लड़ाएगी, जो भी पद देगी, मैं उस एग्री हैं आप एकदम पार्टी के लिए? और खरा उतर के दिखाऊंगी। जी। तो माननीय मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करें कि आप जरा सुनीता जी का ध्यान रखिए और आप इनको आसनसोल से एक टिकट दीजिए ताकि ये अपना अच्छा कार्य कर सके। तो ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल में तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया? नहीं, एक्चुअली उन्होंने काम नहीं किया ऐसा नहीं बोल सकते। एक्चुअली उनके साथ जो लोग थे ना, वो सारे चोर थे। तो दीदी चाह के भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उनको आज आप एक टीम लेके जब चलते हैं, आपकी टीम के सारे लोग ही आपको जब मिसगाइड करेंगे तो आप सही रास्ते पे कैसे चलोगे? आपका ड्राइवर ही अगर सही नहीं है तो गाड़ी सही दिशा पे कैसे जाएगी? तो मतलब आपको लगता है कि ड्राइवर एकदम करेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल। मतलब ड्राइवर अगर सही होगा तो सही दिशा में आपको ले जाएगा, सही मंजिल पे ले जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने जिन लोगों को अपना कार्यकर्ता बनाया, नेता मंत्री बनाए, सारे के सारे चोर और भ्रष्ट थे। जी। तो चोर और भ्रष्ट आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कोई अच्छा काम करेगा? तो मतलब भ्रष्टाचार चरम पर था। बिल्कुल। और अभी तो फिलहाल हमारी नई सरकार आई है। देखिए, नया जब सरकार बनता है, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब नई बार कोई सरकार बनती है तो वो अपना 100% देती है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो भी माहौल में डल जाते हैं, वो भी ऐसा नहीं ऐसा उस टाइम होता है। जैसे क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट जो थे, जब ममता बनर्जी आई थी तो बंगाल के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ममता बनर्जी को एक्चुअली इसीलिए लाया गया था कि ममता बनर्जी कुछ अच्छा करेगी। पर ममता बनर्जी ने क्या किया, जो कम्युनिस्ट के चोर थे वही अपनी पार्टी में ले लिए।
तो अब वो चोर वहां से चोरी करके यहाँ चोरी करने लग गए। अब हमारी पार्टी भी अगर ऐसा करती कि वो उन चोरों को वापस हम अपने पार्टी में ले आते तो वैसा ही कुछ होता, पर हमारी पार्टी ने डे 1 से ही बोल दिया कि किसी भी चोर के लिए हमारे लिए यहाँ जगह नहीं है, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा नेता मंत्री हो, पैसे के बल पे वो हमारी पार्टी में नहीं आ सकता। तो इसीलिए जब चोर आएंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली काम अच्छा होगा। तो काम मतलब कलकत्ता में अच्छा होगा, बंगाल इस वक्त तरक्की पर। बंगाल के सभी लोगों को आशा है कि भाजपा के राज में बंगाल बहुत अग्रसर होगा जी, वहाँ बिजनेस आएगा। एक्चुअली बंगाल में क्या है कि लास्ट 15 सालों से कोई बिजनेस नया आया ही नहीं, प्लस जो थे वो भी बंद हो गए क्योंकि वहाँ कट मनी का बहुत ज्यादा चलन है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कट मनी देनी होगी, उसमें वहाँ लेबर आपको टीएमसी के लोगों का लेना होगा। तो बिजनेसमैन इतना परेशान हो चुका था कि वो दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करना ज्यादा अच्छा समझता था। तो डेवलपमेंट रुक गया था बंगाल का। शिक्षा देखिए, बिजनेस हर तरीके से आप मेडिकल सिस्टम वहाँ का देखिए पूरा भ्रष्ट हो चुका था। तो इसीलिए क्या है कि अभी नया बिजनेस आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, शिक्षा में डेवलपमेंट आएगा। तो अभी जो आपकी सरकार है उसके लिए क्या उन्होंने प्लान बनाया कि नया बिजनेस क्रिएट हो, यूथ के लिए कुछ काम आए, ऐसा आपने क्या सोचा है? क्योंकि आप तो बीजेपी की कार्यकर्ता है। नहीं, नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। अभी अमूल की 2 नई हमारे एचएम सर ने यूनिट का उद्घाटन भी किया है। आएंगे तभी टाइम सब कुछ होगा नया जैसे नए रोजगार आएंगे तो सभी फील्ड में आपको डेवलपमेंट मिलेगा। तो मतलब प्रूव करने के लिए अभी आपके पास 5 साल हैं। बिल्कुल तो आपको आने वाले 1 साल में ही बहुत सारा बदलाव नजर आएगा। अब जैसे क्या है कि अभी 2 महीने हुए हमारी सरकार को, तो हमें फील होने लगा है बदलाव, क्योंकि पहले क्या था कि रास्ते पे हम लोग जब चलते थे तो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग हैं हमें हर जगह उनकी बस्ती झोपड़ी और हर जगह वही दिखते थे। अभी क्या है कि 4 मई के बाद वो झोपड़ी बस्ती सब हट गई है, मतलब वो लोग कहाँ गए हमें भी नहीं पता, तो वो दिखना बंद हो चुके हैं। तो आप मानिए सीएम साहब के बारे में क्या कहना चाहती हैं? हमारे सीएम शुभेंदु दा बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है और हमारे कार्यकर्ता के संग वो हर समय 2021 के इलेक्शन के बाद कार्यकर्ताओं पर बहुत अत्याचार हुआ, तो उस वक्त वो हर कार्यकर्ता का फोन अटेंड करना, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो हर वक्त कार्यकर्ता के साथ थे। तो इसीलिए हमें अपने सीएम से बहुत आशा है कि वो अच्छा काम करेंगे और वो बहुत ही नेकदिल इंसान भी है। बिजनेस लाने के लिए बंगाल में बिजनेस कैसा आगे कैसे बंगाल बढ़े, उसके लिए आपने कोई नई रणनीति बनाई है या कोई नई पॉलिसी डिजाइन की है या आपकी सरकार कुछ प्लान कर रही है? हाँ, प्लानिंग तो सब कुछ हो ही रहा है, तो अभी इस सोशल मीडिया पे ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे जैसे काम होगा आपको दिखता जाएगा। नहीं, जैसे अभी हम यहाँ पे एक दिल्ली में आजकल बहुत कॉकरोच पार्टी का नाम आपने कॉकरोच जनता पार्टी आपने सुना है जी, वो युवाओं के लिए लड़ रही है। हाँ। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि ये एक नई पार्टी सामने हिंदुस्तान में आ गई, अचानक एक उसका वो मोटिवेशन हो गया, ऐसा क्यों? यूथ बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे। मैं बताती हूँ, तो इसका मतलब सरकार कुछ कर नहीं रही है या क्या है इसका कारण? मुझे विस्तार से, जनता आपको देख रही है, विस्तार से हमें बताइए। देश का युवा जो है जी अभी हाईटेक युवा हो चुका है, उनको क्या है कि फेसबुक टॉक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, फेस टू फेस टॉक में कम इंटरेस्टेड है। तो फेसबुक उनसे आप स्क्रीन ले लो तो उनको कुछ मतलब उनको लगेगा उनकी दुनिया ही खो गई है, तो वो बहुत अपने आप को सीमित कर चुका है, केवल स्क्रीन तक सीमित कर लिया। तो क्या है अभी आपको बहुत इजी है आपके लिए कि कोई एक अफवाह एक फेसबुक में किसी सोशल मीडिया पे उड़ा दो, तो वो यूथ उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स वहां जा रहे हैं तो यूथ भी वहां चला जा रहा है। तो क्या है कि हमारा देश का युवा जो है अभी भ्रमित हो जा रहा है। इस टाइप की जो पार्टियां हैं युवाओं को भ्रमित, जैसे हमने पहले भी देखा था हमारे केजरीवाल जी अन्ना हजारे के उसको क्या बोलते हैं स्टेज को यूज करके सीएम, हाँ केजरीवाल जी सीएम बने। तो बहुत सारे वादों के साथ वो आए, पर क्या वादे वो निभाए सारी दिल्ली ने, सारी देश ने देखा। तो इस टाइप की जो पार्टियां होती हैं वो युवाओं को भ्रमित करती हैं, उनको यूज करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, हमारे मोदी जी बहुत संवेदनशील है। तो युवाओं को चाहिए कि जैसे कुछ इशू है तो बैठ के डिस्कस करें, इस तरह से हल्ला गुल्ला करके और सरकारी चीज़ों का नाश करके
और इस तरह से क्या होता है, समय की भी बर्बादी हो रही है और काम नहीं हो रहा। आपको जो काम है वो आप सरकार के सामने रखिए, जरूर होगा। तो आपको लगता भ्रमित है, नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी सरकार जो आई है जी वो जी, बहुत अच्छा काम करेगी, ऐसी उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद नहीं करेंगे 100%। मैम एक सवाल हम आपका पर्सनल लाइफ से पूछते हैं जी, कि आपका जो जन्म कहाँ हुआ? मैं रानीगंज पश्चिम बंगाल जी। में जन्मी हूँ जी। और वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो आपने जो अपनी शादी है वो आपने वहां पे की? जी, मेरी शादी हुई थी सिलीगुड़ी कालिम्पोंग में। तो आपकी लव मैरिज हुई या नहीं, अरेंज मैरिज। जी। एक्चुअली मैं एक मारवाड़ी बैकग्राउंड से आती हूँ। अच्छा। तो क्या है कि हमारे यहाँ आज के जमाने में तो ऐसा नहीं मानते, बट उस टाइम में ऐसा था कि लव मैरिज को बहुत अच्छा नहीं समझते थे। तो इसीलिए हमारी अरेंज मैरिज हुई। तो आपने मतलब विद्रोह कर दिया? नहीं। तो मतलब आपके हस्बैंड साहब क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। वो किस चीज का बिजनेस करते हैं? कॉस्मेटिक्स का करते हैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप इतनी खूबसूरत हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमें, और उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो आपकी सरकार आई है वो अच्छा काम करेगी। बाकी आज के युवा के बारे में हम एक बड़ा मुद्दा है, कई लोगों के पास बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, काम नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वो हमें थोड़ा बताएं। देखिए, मैं युवा से यही कहूंगी कि किसी के बहकावे में ना आए। हमारे पास देश में आज भी बहुत काम है। काम का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरियां ही काम है। काम बहुत सारा, बहुत टाइप का काम होता है। एक्चुअली क्या है कि लोगों का एक सोच है कि गवर्नमेंट नौकरी अगर मुझे मिलती तो वही एक काम है। गवर्नमेंट नौकरी के अलावा भी बहुत सारे काम है। तो युवा अगर भ्रमित ना हो और फोकस अपना काम पर, अपने ग्रोथ पर रखे तो जरूर वो ग्रो करेंगे, और वो ग्रो करेंगे तो देश भी ग्रो करेगा। तो इसीलिए क्या है कि भ्रमित नहीं होना है उन्हें। 15 साल की सरकार जो ममता बनर्जी की, उन्होंने एजुकेशन पे कितना कंसंट्रेट किया, कितना ध्यान दिया, इस बारे में आप हमें बताइए। बंगाल का एजुकेशन सिस्टम तो पूरा ही धराशायी हो चुका है फिलहाल। 15 साल में ममता दीदी ने एक काम किया। 10th पास वाले, आप जो जिनके पास 10th का भी सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें सरकारी स्कूल में नौकरियां मिल गई। तो जो खुद पढ़े लिखे नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। 15 साल पहले जब कम्युनिस्ट था तो ऐसा सरकारी स्कूल में ऐसा था कि एक एक क्लास के 7-7 सेक्शन लगते थे, जिसमें मिनिमम 50 बच्चे होते थे। मतलब एक क्लास में लगभग 350 से 400 बच्चे। और आज स्कूलों की स्थिति ऐसी हो गई है, सरकारी स्कूलों की, कि वहाँ एक क्लास में 8 से 10 बच्चे हैं। तो मतलब एजुकेशन सिस्टम पीछे चला गया। पीछे मतलब पूरा एक जनरेशन उन्होंने खराब कर दिया, क्योंकि 15 साल में एक जनरेशन पूरा खराब हो चुका है। जी मैम, एक सवाल मेरा है आपसे कि आज युवा के बारे में आप क्या कहना चाहिए, कि उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? युवाओं को देखिए, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। युवाओं को रोजगार की जरूरत है। वो युवाओं, किसी भी देश का युवा जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, देश की तरक्की नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है कि सरकार भी उनकी मदद करेगी रोजगार दिलाने में, और युवाओं को भी इक्वली मदद करनी होगी सरकार की। विद्रोह की जगह वो सरकार की मदद करे। तो उससे क्या होगा कि जब तक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे, गाड़ी इक्वल सही से नहीं चलेगी। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो अगर खाली सरकार कोशिश करे और युवा कोशिश ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कोशिश दोनों को करनी होगी। और हमें उम्मीद भी है, मोदी जी से मेरी अपील भी है कि बंगाल में रोजगार लाए, जिससे क्या है कि बंगाल की फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की सुधरेगी। अभी क्या है, लोग फ्री बीज, जैसे वो जो 3000 है उस पर डिपेंडेंट है। तो जिसकी वजह से क्या है कि कुछ गलत कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है युवाओं का। खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है। तो उसके वजह से वो भ्रमित हो रहे हैं। तो जब उनको काम मिलेगा ना, तो उनका वो जो माइंड चेंज होगा, उनका माइंड अच्छे कामों में जाएगा, तो देश भी ग्रो करेगा। मतलब ये आप सरकार से ये कहना चाहती है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा रोजगार लाया जाए, बिल्कुल, युवाओं को मौका मिले काम करने का, ताकि वो अपने काम में मन लगाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं? उनकी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में जाए, नेगेटिव चीजों में ना जाए। आप एक महिला होने के नाते बंगाल में अगर आपको कोई काम दिया जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे, क्या करना चाहती है?
एजुकेशन के लिए या बच्चों के लिए या वुमेन्स के लिए, क्या ऐसा करना चाहेंगे आप? हमें विस्तार से इस बारे में बताएं। देखिए, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है जो सिंगल वुमेन होती हैं जी। और जो सिंगल मदर होती हैं, मतलब या बच्चे होते हैं जो सिंगल पेरेंट के इसमें रहते हैं, जी। जिसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती एक्चुअली। जी। माँ बाप का डिवोर्स क्यों हुआ, वो अलग क्यों है, इससे बच्चों का कोई सरोकार नहीं होता, जी। पर उनके मेंटल हेल्थ पर उसका बहुत असर पड़ता है। बहुत असर होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, उनका भविष्य भी खराब होता है। तो इस पर मैंने बहुत काम किया है जी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों को स्कूलों में भी मतलब हेल्प मिले टीचर्स से, और ऐसा कुछ सरकार भी कुछ इसके लिए करे जिससे वो बच्चों का भविष्य सुधर सके। और ऐसी महिलाओं से मैं मिली हूँ कि जब उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं तो मायके की वाले भी उन्हें छोड़ देते हैं, तो वो बेचारी कहीं की नहीं रह जाती है। अब क्या है कि बहुत सारी महिलाएं होता है पढ़ी लिखी हैं तो चलो वो अपना गुजारा कर लेती, बट कुछ ऐसी महिलाएं हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं होती हैं। और दुनिया में जब कोई अकेली महिला बाहर निकलती है तो वो सेफ नहीं है। तो मैंने ऐसी महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया है, उनका कोशिश की है कि प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो अगर मुझे ऐसा कोई पावर मिलेगा या अगर मुझे मेरी सरकार कुछ ऐसा पद देगी तो मैं ऐसी महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना चाहूंगी। तो आप क्या पद चाहती हैं? हम सरकार से रिक्वेस्ट करके निवेदन करेंगे कि आपको पोस्ट मिल जाए। देखिए, मैं महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, बच्चों का भविष्य बन सके, क्योंकि बच्चे ही हमारा देश का भविष्य है। तो जब तक हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा, देश का भविष्य अच्छा कहाँ से होगा। ये बड़ा अच्छा सोचती हैं आप। और मोदी जी भी बोलते हैं कि युवाओं को आगे लाओ, तो युवाओं को आगे लाने के लिए पहले उनके भविष्य को अच्छा बनाना होगा। तो उसके लिए ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो सरकार मुझे ऐसा कुछ भी पद दे जो मैं इस फील्ड में कर पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। मैं पर्सनली मोदी जी से ये प्रार्थना करूंगा कि मैडम जी, सुनीता जी को कि अच्छा पोस्ट, एक अच्छा पद दिया जाए ताकि ये बंगाल में रहकर अच्छा काम कर सके, योगदान दे सके अपना। और मैडम, एक और मेरा सवाल है आपसे। आजकल जो चल रहा है, क्राइम बहुत बढ़ गया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? एक्चुअली कलकत्ता की बात करें तो 15 सालों में क्या था और अब क्या है? देखिए, अभी तो हमारी सरकार आने के बाद काफी सेफ हो गया है, पर ऐसा था कि 2 महीने पहले ऐसा था कि कोई भी महिला, खुद मुख्यमंत्री हजारों बार मन से बोल चुकी है कि महिलाओं को रात को निकलने का कोई काम ही नहीं है। तो जो आज हम महिलाएं रात नाइट ड्यूटी हैं वो कैसे काम करेंगे, जब खुद मुख्यमंत्री मन से बोलती थी कि महिलाएं क्यों रात को निकलती हैं। तो आज जो नर्स है, पुलिस है, ऐसी महिलाएं जो नाइट ड्यूटी करती हैं वो कैसे ड्यूटी करेंगी। आज ही कर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो जिसके वजह से सरकार ही बदल गई, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री ने कोई कड़ा स्टेप लिया ही नहीं। उनका कहना था महिला वो निकली क्यों, तो अरे भाई, वो जब काम कर रही है, उनकी नाइट ड्यूटी है, तो उनको तो निकलना पड़ेगा। तो आप सेफ्टी देना आपका काम है, सरकार का काम है जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार सेफ्टी देती नहीं थी? नहीं, पहले तो बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं थी, इसीलिए तो ये इंसिडेंट्स हुए ना। अगर सरकार सेफ्टी देती, प्रशासन इतना सख्त होता तो आज भी खुले में क्यों घूमता। तो मतलब वहाँ आप कहने के मतलब ये है कि आप वहाँ पे क्राइम था, बहुत ज्यादा, हर क्षेत्र में क्राइम था। तो उसमें चाहे वो महिलाओं को लेके हो, चाहे आप ये बालू चोरी, लोहा चोरी, कोयला चोरी, किसी भी तरह मतलब क्राइम ही क्राइम था। क्राइम मतलब वैरायटी ऑफ क्राइम था वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे ऐसा क्या कर देना चाहिए जिससे क्राइम रुक जाए या चीजें चेंज हो जाएं या माहौल चेंज हो जाए वहाँ का? देखिए, अभी तो भाजपा सरकार के आने के बाद लोगों को बहुत आश्वासन मिला है कि प्रशासन भी सख्त हुआ है। तो क्रिमिनल जो थे बंगाल छोड़ के 4 तारीख के बाद आधे क्रिमिनल तो वैसे ही भाग गए, तो इसीलिए और जो बचे हैं वो भी निकल जाएंगे। तो आप सीएम साहब से कुछ इस बात में कहना चाहेंगे? सीएम साहब को यही बोलूंगी कि बस हम महिलाओं की रक्षा बड़े भाई होने के नाते जैसे करते आ रहे वैसे करते रहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है, बहुत अच्छा। नहीं, और मुझे उम्मीद है कि वो शिवमुंदा इस बारे में सोचेंगे, बिल्कुल करेंगे, और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि आपकी इन बातों को समझेंगे और आप तक कुछ पहुंचाएंगे और आपको एक अच्छा पोस्ट और या अच्छा पद देंगे ताकि आप समाज की सेवा कर सके। तो हमें उम्मीद है, तो हम सोचते भी हैं और करेंगे। और एक मेरा जो सवाल है आपसे मोदी जी के बारे में, कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी
जग जग में हर जगह फेमस है, उसका क्या कारण है? हर जगह, बच्चों में भी, हर जगह काम बोलता है। जी एक्चुअली मोदी जी क्या है, बच्चों के संग जब मिलते हैं वो बच्चे बन जाते हैं जी बड़ों के संग बड़े बड़े बन जाते हैं। तो उनका काम बोलता है। एक्चुअली क्या है कि वो बहुत रूट से उठ के आए हैं, जी डाउन टू अर्थ है। तो उन्होंने सारी समस्याएं देखी हैं अपने निजी जीवन में। जी तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो इन सब से जूझ के बाहर आया हो। जी एक्चुअली मैं इसीलिए मोदी जी से इतनी प्रभावित हूँ, जी। क्योंकि आज तक हमारा किसी प्रधानमंत्री इतना महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, जैसे परीक्षा पर चर्चा, या महिलाएं खुले में शौच कैसे जाएं, या चूल्हे में कैसे खाना बनाएं, तो उज्ज्वला योजना, इस तरह की आज तक इतनी सरकारें आई कांग्रेस की, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा। तो मोदी जी इतना महिलाओं के बारे में कई सरकारों ने हाँ, नहीं सोचा, किसी सरकार ने ही नहीं सोचा। इतना डीपली मोदी जी इसलिए सोच पाए क्योंकि वो खुद जमीन से उठकर आए। तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो इन परेशानियों से का सामना किया हो। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं उनसे महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा मिला। जैसे उज्ज्वला योजना की आपने बात की, तो क्या खास है वो उसमें? एक्चुअली क्या है कि उज्ज्वला योजना अगर नहीं आती तो महिलाओं को जंगल पहले जाना पड़ता था, लकड़ियां लाती, या वो गोबर के वो थेपले बना के चूल्हा जलाती। उनसे क्या धुआं, उससे उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता था। तो इस तरह से बहुत कष्ट के बाद वो अपने परिवार का पेट भर पाती थी। उज्ज्वला योजना आने से क्या है कि ये सारी कठिनाइयों से उन्हें राहत मिली। प्लस जो अस्थमा का प्रॉब्लम था वो भी, वो धुआं की वजह से होता था, वो भी नहीं हुआ। उनके हेल्थ पे भी असर आया, तो काफी बेनिफिट मिला जी। और क्या योजनाएं? खुले में शौच जाती थी जी, तो उसमें महिला का अपना स्वाभिमान। जी 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 समझते हैं। तो इस बारे में हम आपकी बात से सहमत हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, और वो अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका नाम है, बच्चे सभी लोग उनको पसंद करते हैं। तो एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, आप क्या मोटिवेशन देना चाहती हैं आज की पीढ़ी को? मैं आज की पीढ़ी को यही मोटिवेट करूंगी कि फेसबुक टॉक से ज्यादा फेस टू फेस टॉक पे है। एक्चुअली क्या है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो जब आपस में विचार एक दूसरे के साझा करते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती। फेसबुक में क्या है, आप लिमिटेड है कि स्क्रीन को जो स्क्रॉल कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया का यूज करके, तो वो एक लिमिटेड जानकारी की। अगर आज सपोज कोई एक जैसे ये नीट का है इशू, ठीक है, गलत हुआ तो उस पर सरकार एक्शन लेगी। तो हो हल्ला करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से तो कोई उसका सॉल्यूशन आएगा नहीं। सरकार अपने हिसाब से लेगी, कर भी रही है। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया से कुछ बाहर आए, दुनिया को देखे समझे। तो मतलब कुछ मिला के कहने का आप ये कहना चाहती हैं कि सोशल मीडिया भी कुछ जिम्मेदार है इन चीजों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर रोक लगनी चाहिए जी, कुछ हद तक रोक लगनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे हमारे यहाँ 2018 में दंगे हुए थे जी, तो दंगा हो सकता है वो 5 मिनट में सॉल्व हो सकता था, पर क्या सोशल मीडिया से वो ऐसा वायरल हो गया कि रानीगंज का दंगा आसनसोल, जामुरिया सभी जगह फैल गया। तो इसीलिए बहुत हद तक सोशल मीडिया जिम्मेदार है। जी जी जी, मतलब सोशल मीडिया का भी हाथ इसमें रहता है। नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, अच्छी चीजें भी होती हैं कि आज आप यूथ को पूछिए कुछ भी, वो तुरंत सर्च करके आपको बता देगा कि कहाँ क्या चल रहा है। ये वो एक्टिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें, पर नेगेटिव ना ले। जैसे एक और सवाल है मेरा, जैसे घर घर मोदी हर हर मोदी, ये एक नारा है, हाँ, उसके बारे में क्या आपका विचार? तो सोशल मीडिया के थ्रू ये नारा का प्रचार हुआ। जी जी, चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला इस शो के लिए। हमें उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखेंगे, सुनेंगे और उस पर कुछ अपना एक्शन भी रखेंगे और आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे भी। और सरकार, मैं चाहता हूँ आपकी सरकार अच्छा काम करे, लोगों को वहाँ रोजगार मिले, काम मिले और एजुकेशन मिले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी सुनीता जी। तो मुझे उम्मीद है आपको उनका ये शो पसंद आएगा और देखते रहिए चाय विद चावला। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।